बस शुरू भैया। एक्सरसाइज क्या था? कुछ छूटा नहीं था, कुछ नहीं बचा था ना, कुछ नहीं बचा था। वो जो बचा हुआ तुम देख रहे हो किताब में, मेरे पास कुछ नहीं बचा था। मेरे पास यूथ 720 का थोड़ा सा इधर उधर तोड़ ताड़ करवाते, वो सब नहीं कर रहे हैं, अब न्यूमेरिकल में सीखेंगे ना। ये ऑन कर दो बहन। हो गया। चलो एक्सरसाइज में सबसे पहला सवाल उठाते हैं। प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम 1 को बस खाली लिख लो, तुमको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, 5वें सेमेस्टर वाले इसको प्रूफ कर चुके हैं। प्रूफ दैट the external direct product of any finite number of groups is a group। करें आप ये बात साबित कीजिए, जो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप, आप कुछ ग्रुप्स को चुन लीजिए, ठीक, उनकी संख्या फाइनाइट हो, और उनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालिए, तो वो भी क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। अब हमको पता है ऑपरेशन कैसा होगा, कंपोनेंट वाइज। ऑपरेशन कैसा होगा? कंपोनेंट वाइज। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कंपोनेंट वाइज की वजह से। भाई आपने दो टपल चुने, पहला वाला मेंबर किसका? जीवन का। दूसरा मेंबर किसका? जीवन का। तो दोनों का कंपोजिशन करोगे तो भी किसका मेंबर हुआ? जीवन का। सेकंड वाला किसका? G2 का। उधर सेकंड वाला किसका? G2 का। तो सेकंड को सेकंड के साथ कंपोजिट करोगे तो भी किसका मेंबर? G2 का, क्योंकि ऑपरेशन किसका लेगा? G2 का। क्लोजर होल्ड करेगा, कंपोनेंट वाइज एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है, तो पूरे के पूरे एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे? एसोसिएटिव हो जाएंगे। ऑलरेडी मेरे ख्याल से सब कुछ समझा चुके हैं ना। आइडेंटिटी भी कैसे बनेगी? हर प्लेस पर करस्पॉन्डिंग ग्रुप की आइडेंटिटी रख दो। इनवर्स कैसे बनेगा? कर जैसे आपने ए बी सी डी लिया, तो ए की जगह ए का इनवर्स भर दो, बी की जगह बी का इनवर्स, सी की जगह सी का इनवर्स, डी की जगह डी का इनवर्स। कहां? करस्पॉन्डिंग ग्रुप्स से लेकर के, तो आपको इनवर्स मिल जाएगा, ग्रुप बनाएगा। लिख दें ऑलरेडी डन? लिख दो ऑलरेडी डन। सॉल्यूशन ऑलरेडी डन, बता चुके हैं पहले भी। प्रॉब्लम 2, सेकेंड प्रॉब्लम। show that Z2 external direct product Z2 has 7 subgroup of order 2 कह रहे हैं अगर आप Z2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 करते हो, तो आपके पास टोटल 7 सब ग्रुप आएंगे, जिनका ऑर्डर कितना होगा? 2। ये तो ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं, अगर रफली आइडिया में सोचें, 2 दूनी 4 दूनी 8, टोटल 8 एलिमेंट होंगे इनके पास, हाँ या ना? अच्छा, इनके पास एक आइडेंटिटी निकाल दो जिसका ऑर्डर कितना होता है? 1। तो बचे 7 एलिमेंट, उन 7 एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा? सवाल का जवाब सुन लो, क्योंकि अब इनके एलिमेंट ट्रिपलेट टाइप में आएंगे कि नहीं? ए बी सी, ए किसका? Z2 का, बी किसका? Z2 का, और सी किसका? Z2 का। तो यार ए बी सी करोगे तो पहले दूसरे तीनों ही प्लेस पर जो एलिमेंट भरे जाएंगे उनका ऑर्डर या तो 1 होगा या तो 2 होगा, इसके अलावा कुछ और होगा नहीं। तो इनका एलसीएम भी कितना होगा? 2 निकल करके, या तो 1 या तो 2, हाँ है ना? एक ऑर्डर वाला आइडेंटिटी हो गया, तो बाकी जितने एलिमेंट बच रहे हैं 7 के सातों, वो सब कितने ऑर्डर के होंगे? 2 ऑर्डर के एलिमेंट होंगे। और 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट हुए? 7 हुए। अब एक आइडेंटिटी, एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट, एक सब ग्रुप बन गया। एक आइडेंटिटी 2 ऑर्डर का एलिमेंट, अगला सब ग्रुप, एक आइडेंटिटी एक। सोचो आपके पास एक आइडेंटिटी और 7 2 ऑर्डर के एलिमेंट है। कुछ ऐसा करो जैसे आप घर में ना मिठाई वगैरह सजाते हो, 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट, 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट, 2 ऑर्डर का एक, इस तरह आपने 7 कतार लगा दें। अब हर एक बार एक एक को आइडेंटिटी दे जाओ, तो 2 2 ऑर्डर का एक एक आपको सब ग्रुप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ये बात समझ आ रही है? तो कितने बन पाएंगे? 7 बन पाएंगे। चलो लिखते हैं इसी बात को।
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखना है इसमें, ऑर्डर ऑफ Z2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 इज इक्वल टू 8, ठीक, एंड Z2 external direct product Z2 external direct product Z2 has only elements with order 1 and 2, और ये अपने पास एलिमेंट रखेगा जिनके ऑर्डर केवल और केवल कितने होंगे, 1 and 2 होंगे, ठीक। यहां पर लिखना एज order of A, B, C is equal to LCM of order of A, order of B, order of C, where A, B, C all belong to Z2। भाई चूंकि तीनों ग्रुप सेम है तो हम एक ही बार में लिखें all belong to Z2, यानी दिस implies that order of A, ठीक, कॉमा ऑर्डर ऑफ बी, कॉमा ऑर्डर ऑफ सी, ठीक, आर आइदर 1 और 2, इसलिए इनका ऑर्डर या तो 1 हो सकता है और या तो 2 हो सकता है, यानी दिस इंप्लाइज दैट एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए, कॉमा ऑर्डर ऑफ बी, कॉमा ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू 1 और 2। भाई आप तीनों जगह पर 1 ऑर्डर का एलिमेंट भर दो, ए आइडेंटिटी, बी आइडेंटिटी, सी आइडेंटिटी, तो जो एलिमेंट बना उसका ऑर्डर कितना हुआ, 1। लेकिन अगर इनमें से कोई एक आइडेंटिटी हो या कम से कम कोई एक 2 ऑर्डर का एलिमेंट हो तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, मान लो 2, और इन दोनों का 1 रहे तो एलसीएम कितना आएगा, 2। मतलब एक किस्सा छोड़ करके सब में एलसीएम हमेशा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? एलसीएम ऑफ दिस इज इक्वल टू 1 और 2, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए, बी, सी इज इक्वल टू 1 और 2। दिस इंप्लाइज दैट there exist exactly one element of order 1 and 7 element of order 2, और 7 एलिमेंट आपके पास है जिनके ऑर्डर कितने हो जाएंगे, 2। नोट कर लो, अब बस पेयरिंग कर देंगे, काम हो जाएगा। नहीं दिख रहा? अब 7 एलिमेंट आपके पास 2 ऑर्डर के हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ, सो इफ, यदि ऑर्डर ऑफ ए, बी, सी इज इक्वल टू 2, अगर आप एक एलिमेंट चुनते हो जिसका ऑर्डर कितना है, 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ देन बी हैव एग्जैक्टली 7 सबग्रुप, ठीक, we have exactly 7 subgroup of order 2 having the form कैसा फॉर्म रखेंगे, having the form subgroup generated by A, B, C। रीजन जानते हो क्यों? रीजन सुनो, क्या ये साइक्लिक सबग्रुप है कि नहीं है? जिस एलिमेंट से जनरेट हुआ उसका ऑर्डर कितना है, 2, तो इसमें एक ये एलिमेंट खुद आएगा और एक कौन आएगा, आइडेंटिटी आएगा, मतलब ई, ई और ई। हालांकि आप Z2 से एलिमेंट ले रहे हो तो क्या होगा, 0 0। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपके पास ऐसा एक सब ग्रुप आया जिसमें 2 एलिमेंट आ रहे हैं, एक आइडेंटिटी और दूसरा ये खुद, ठीक। 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट यहां इंगेज हो गया, 2 ऑर्डर का एक एलिमेंट इंगेज हो गया, तो एक सब ग्रुप बन गया, बचे कितने, 6। फिर 2 ऑर्डर का एक उठाओ, फिर ऐसा एक बन जाएगा कि नहीं, अब बचे कितने, 5। और सुनो, 2 ऑर्डर के सब ग्रुप में एक ही एलिमेंट 2 ऑर्डर का आएगा, क्यों? क्योंकि किसी साइक्लिक सब ग्रुप में डी ऑर्डर के कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 5 ऑफ डी, तो 5 ऑफ 2 की वैल्यू कितनी, 1, एक ही आएगा। तो आपके पास तो ऐसे कितने हैं, 7 हैं, आपने अभी केवल एक एलिमेंट को इंगेज किया तो बचे कितने, 6, वो भी 6 एक साथ इस तरह इंगेज होंगे और आपके पास केवल 7 सब ग्रुप आएगा, ऑर्डर कितने का, 2 का।
क्लियर हुआ? नोट कर लो इस तरह। अब अगर तुम इसको दूसरे मेथड से करो ना तो आप चॉइस के आधार पर यही बात कर सकते हो कि वी हैव टोटल 7 चॉइसेस टू क्रिएट अ सब ग्रुप, और 7 चॉइसेस में कौन सी करोगे? आपको एलसीएम 2 ही चाहिए, 2 ऑर्डर का बनाना है ना, तो एलसीएम 2 चाहिए, तो आपके पास 7 चॉइसेस, सुनो कौन कौन सी होगी। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1, पहली चॉइस सुनना, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू 2। मतलब 1 1 2 सोचो तुम ऐसा सोचो 7 चॉइसेस। पहला हो गया 1 1 2, मतलब पहला एलिमेंट 1 ऑर्डर का, दूसरा एलिमेंट 1 ऑर्डर का, तीसरा एलिमेंट 2 ऑर्डर का, एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक, इसके बाद फिर अगला सुनो, अगला कौन होगा? 1 2 1, हाँ यार, फिर कौन होगा? फिर होगा 2 1 1, ये हो जाएगा। 3 बन गए कि नहीं बन गए? अब अगला बोलो 1 2 2, हाँ या ना? फिर कौन होगा? 2 1 2, ये हो जाएगा। और अगला कौन होगा? 2 2 1, ये हो जाएगा। फिर अगला बोलो, अगला कौन होगा? 2 2 कितना? 2 2 2, ठीक है। अगला बोलो 1 2 3 4 5 6 7, 7 चॉइसेस हो गई। और 7 चॉइसेस हो गई तो आपके पास टोटल कितने सब ग्रुप बनने? 7 बनने, जितनी चॉइसेस उतने सब ग्रुप। क्लियर हुआ कि नहीं? कंफ्यूज होना नहीं? नोट कर लो। ये हो गया, अगले पर आना। अगला प्रॉब्लम तीसरी होगी ना, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 3। एक और चीज इसमें कर सकते थे, जैसे अपने को वो टपल भरने थे ना, तो 3 आपके पास ग्रुप थे, 3 में से एक बार में एक ही चुनना है, हाँ या ना? तो 3C1 प्लस 3C2 इस तरीके से भी आप बना सकते थे, वहां से भी आप ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके भी साथ ही आते हैं। हालांकि इतना ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कर दो। तीसरे में लिखना, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, let capital G be a group with identity, with identity, with identity EG, ठीक, and let capital H be a subgroup, be a subgroup, capital H be a subgroup with identity, with identity, with identity EH। हम ये मान रहे हैं कि कैपिटल जी कोई दिया गया ग्रुप है जिसमें आइडेंटिटी ई है। अब चूंकि ये ग्रुप की आइडेंटिटी है तो इसको कैसे लिख दिया गया? ईजी। और एच इसका एक सब ग्रुप है। अच्छा ये बताओ, अगर ग्रुप का ही सब ग्रुप एच है तो क्या उसमें आइडेंटिटी बदलेगी? नहीं बदलेगी। लेकिन अब चूंकि आपको मेंशन करना है कि भैया फला आइडेंटिटी हम ग्रुप में कंसीडर करें, उसी आइडेंटिटी को एच में कंसीडर करें, तो आप सफिक्स में एक लगा देते हो, भैया जब ये पढ़ेंगे तो ग्रुप की मानी जाएगी, ये पढ़ेंगे तो एच की। हालांकि दोनों आइडेंटिटी अलग अलग नहीं बल्कि दोनों कैसी है? सेम है। एंड ई कैपिटल एच बी अ सब ग्रुप विद आइडेंटिटी ई एच। इसके बाद लिखना प्रूव दैट, आप ये बात साबित कीजिए, प्रूव दैट, प्रूव दैट कैपिटल जी इज isomorphic to, isomorphic, capital G is isomorphic to G external direct product with EH, and that H is isomorphic, and that H is isomorphic
is isomorphic to e.g. external direct product H। ये रहा। चले शुरू किया जाए। सवाल समझ में आया? क्या करना है? हाँ। कौन सा? हाँ। नहीं, वापस 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 बोलो। हाँ। अच्छा तुम ये कह रही हो ZM एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ZN, ठीक, इज आइसोमॉर्फिक टू ZMN अगर GCD ऑफ M, N इज इक्वल टू 1। यही ना? ये कैपिटल G बी द ग्रुप with identity EG and let capital H be the subgroup with identity EH। तो मेरे को ये पता है कि कैपिटल G आपका एक ग्रुप हो गया, हाँ या ना? ये ग्रुप हुआ। दूसरा आपके पास एक और ग्रुप हो गया, वो हो गया EH। ये भी आपके पास कौन हो गया? ग्रुप हो गया। दोनों ग्रुप हैं, ठीक। अब इन दोनों का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाला तो G एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट किसके साथ आ गया? EH के साथ आ गया, ठीक। अब ये आइसोमॉर्फिक होगा, तुम गौर करो उनमें इनमें एक फर्क आ रहा है। कौन सा? हाँ, और यहां पर वो छोड़ो, यहां पर यही नहीं बताया ऑर्डर की बात क्या किया है। वहां आपने जिन ग्रुपों को चुना है वो ग्रुप कैसे थे? फाइनाइट ऑर्डर के। हम कहते हैं अगर इसका ऑर्डर इनफाइनाइट हुआ तो इनफाइनाइट का आप 1 के साथ जीसीडी पॉसिबल ले पाओगे? दिक्कतें आई कि नहीं आई? इसीलिए इसे उस रिजल्ट पर ही लेकर के जा सकते हैं। फाइनाइट ऑर्डर का होता तो हम उस रिजल्ट का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। अभी क्लियर हुआ? एक यहां पर दिक्कत आ रही है। दूसरी दिक्कत सुनो क्या आ रही है। दूसरी दिक्कत क्या आ रही है ना, कैपिटल जी का बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता ही नहीं कि कैपिटल जी का बेसिक स्ट्रक्चर कितना है। आप बात समझ में आई? और इसका ऑर्डर भी नहीं दिया हुआ है आपको, जबकि यहां आप क्या कर रहे हो, आप ऑर्डर दोनों के ऑर्डर को कोप्राइम कर रहे हो। एक्चुअल में इस रिजल्ट को और जनरलाइज करके लिखाए हुए हैं, याद हो तो। G1 G2 G3 सो ऑन GN ये आपके ग्रुप हैं। तो ऐसे केस में एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के आइसोमॉर्फिक कब होगा बताओ? इसमें क्या ऑर्डर दिया गया है? उसका 1 है, तो आप किसी का भी नहीं, किसी का भी 1 के साथ जीसीडी नहीं निकाल सकते हैं। 0 1 का जीसीडी क्या होगा? नहीं, बात जीसीडी की आ रही है ना। आप जीसीडी कैसे निकालोगे? नॉन इम्पटी नहीं है, इन्फिनिटी तो रहेगा। इनफाइनाइट ऑर्डर का हो सकता है। इन्फिनिटी और 1 का जीसीडी कौन होगा? इन्फिनिटी और 1 का जीसीडी कौन होगा? जीसीडी 2 नंबर के निकाले जाते हैं, इन्फिनिटी तो बेचारा नंबर ही नहीं है। आप समझ में आई बातें? इसीलिए रेस्ट्रिक्शंस है वहां पर बड़े साफ सुथरे तौर पे। पीछे अगर पलट करके देखो तो वहां पर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होना कंपलसरी हुआ करता था, याद आया? तो जो रिजल्ट आप इनफाइनाइट सॉरी फाइनाइट ऑर्डर पर पढ़ लिए वो रिजल्ट आप इनफाइनाइट ऑर्डर पर नहीं लेकर के जा सकते। अभी क्लियर हुआ? तो इसीलिए वो रिजल्ट नहीं लग सकता भाई। अगर इसका ऑर्डर फाइनाइट होता हम तुरंत निपटा देते वहीं पर ही। अभी क्लियर हुआ? मुझको एक मैपिंग बनानी पड़ेगी जो जी से इनके बीच में काम करेगी, और उसी मैपिंग को हम लोग क्या दिखाएंगे? 1 1 ऑन्टो ऑपरेशन प्रिजर्विंग, तब जाकर के हमारा क्या साबित हो जाएगा? आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर हुआ? चलो 2 मिनट के लिए इनको रोक दो। ग्रुप का ऑर्डर आपके फाइनाइट नहीं है। अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होता तो हम बोल देते। दिक्कत आपके साथ ये आ रही है कि 1 का जीसीडी जिसके साथ निकाल रहे हो ये भी एक नंबर ही होना चाहिए।
तो ग्रुप के ऑर्डर का ही जीसीडी ग्रुप के ऑर्डर के साथ निकलता है। तो जब इसका ऑर्डर अभी दिया ही नहीं गया, अगर इसका ऑर्डर खुदा ना खास्ता इन्फिनिटी, अगर इसका ऑर्डर इन्फिनिटी ना होता, फाइनाइट होता, तो ये रिजल्ट डन था। लेकिन जब तक इसका ऑर्डर मेंशन नहीं किया गया है तब तक आप ये बात नहीं कर सकते हो। तो हमको जनरलाइजेशन में बात करनी है कि अगर आपको एक ग्रुप दिया जाए और इसी ग्रुप का एक सब ग्रुप दे दिया जाए H, तो आप यहां से आइडेंटिटी उठाओ, यहां से आइडेंटिटी उठाओ। अब वो ना हम EH EG ये सब गायब कर रहे हैं। अब सिंपल सी थ्योरी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ किस्सा है तो तय बात है, प्रूव दैट कैपिटल G इज आइसोमॉर्फिक, यानी जो आपका ग्रुप होगा G इज आइसोमॉर्फिक टू द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल ग्रुप कैपिटल G। इसका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट किसके साथ? आइडेंटिटी के साथ। ये आइसोमॉर्फिक होंगे दोनों, ठीक। जबकि अब आपने ना नया ग्रुप कंसीडर किया हुआ है, एक्चुअली आपने एक नया ग्रुप बना दिया। और इसी तरीके से और H क्या होगा? H आइसोमॉर्फिक होगा किसके? एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट H एंड आइडेंटिटी। ये हो जाएगा। मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, इससे फर्क नहीं पड़ता। रीजन है उसका, मतलब ग्रुप तो नया बनेगा। यहां जो बन रहा है इसमें सब में ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट कौन होगा? आइडेंटिटी। क्लियर हुआ? तो आप चाहे ये वाला बना लो, चाहे आप H एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट EG बना लो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप कह रहे हो कि अगर मेरे पास एक ग्रुप और उसका एक सब ग्रुप है, तो हम ग्रुप को और सब ग्रुप को दोनों को ही एक एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के आइसोमॉर्फिक लिख सकते हैं। और एक्चुअल में ना इस रिजल्ट के मायने खत्म हो जाते हैं यहीं से। हाँ या ना? सहमत हो कि नहीं? इस रिजल्ट के मायने यहीं से खत्म हो जाते हैं। क्यों? अगर आप ये बात लिख सकते हो तो एवरी सब ग्रुप इटसेल्फ अ ग्रुप, तो आप ये बात सब ग्रुप के चक्कर में लिख दो। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? चाहे आप ग्रुप का इस्तेमाल करो और चाहे आप सब ग्रुप का इस्तेमाल करो, रिजल्ट में कोई बदलाव नहीं है, बिकॉज एवरी सब ग्रुप इटसेल्फ अ ग्रुप। वो ग्रुप होगा तभी तो काम बन पाएगा। क्लियर हुआ? चलो लिखना सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हेडिंग डाल देना, G इज आइसोमॉर्फिक टू G एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट EH। G is isomorphic to G external direct product EH। चल भैया मैपिंग बनाते हैं। पता है अपने लोग बड़ी चालाकी से मैपिंग बनाएंगे, दिक्कत ना खाना है अपने को। ये बताओ इस सेट में जो भी मेंबर होंगे उनका सेकंड, उनके सारे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर टाइप में होंगे, यानी द मेंबर ऑफ दिस सेट इज ऑफ द फॉर्म A कॉमा आइडेंटिटी। हाँ या ना? मतलब हर बार ये दूसरा वाला मेंबर कौन होगा? आइडेंटिटी होगा। तो आपको यहां से यहां मैपिंग लेकर के जानी है, विजुलाइज करना। इधर आपके पास ये आपका ग्रुप है, ग्रुप में जैसे आइडेंटिटी आएगा आएगा, इसके बाद मान लो A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, और मान लिया A5। चलो फाइनाइट या ऐसे और भी आप कह दो, इनफाइनाइट ऑर्डर पे भी कह दो। इधर देख, इधर आप तैयार कर रहे हो G एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट EH। यही आपने तैयार किया। कौन कौन तैयार होगा? इन्हीं के एलिमेंट के साथ तो ऑर्डर पेयर होगा, तो E कॉमा EH। इसके बाद कौन तैयार होगा? A1 कॉमा EH। फिर कौन तैयार होगा? A2 कामा EH। फिर A3 कामा EH। फिर A4 कामा EH। और इस तरीके से A5 कामा EH और अप टू। हाँ या ना? अब आपको कुछ ऐसा काम करना है, मैपिंग ऐसी करो कि जो सेकंड वाला है वो EH ही बना रहे, वो गड़बड़ होने ना पाए। तो मैपिंग कैसे कर रहे हैं? इनको इस पर मैप करा दो, इनको इस पर मैप करा दो, इनको इस पर मैप करा दो, इनको इस पर मैप कराओ, इनको इस पर मैप कराओ, इनको इस पर मैप कराओ। मेरे ख्याल से तुमको मैपिंग पता चल गई होगी। द फाइव मैपिंग फ्रॉम कैपिटल G टू G एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट EH सच दैट, और ये इस तरीके की मैपिंग है कि फाइव इमेज ऑफ एलिमेंट A यहां से उठाओगे तो रिजल्ट में A कॉमा क्या देगा? EH। और इसी मैपिंग को आप वन वन कह दो, आंटो कह दो और ऑपरेशन प्रिजर्विंग कह दो। आइसोमॉर्फिज्म हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर हुई बातें? चलो शुरुआत करते हैं। लिखना
let us define a map, let us define a mapping, let us define a mapping phi from capital G to external direct product of G E H such that, जो इस तरीके से है कि phi image of A is equal to A comma E H, ठीक, for all A belong to capital G। चलो phi is 1 1, सबसे पहली हेडिंग phi is 1 1 कैसे दिखाएंगे, इक्वल इमेजेस गिव इक्वल एलिमेंट, लेट माना phi ऑफ A बराबर phi ऑफ B फॉर A कॉमा B बिलोंग टू कैपिटल G। तो ये बताओ भैया, जैसी इमेज है वो क्या बनेगी, A कॉमा ई एच ऑर्डर्ड पेयर, और उधर क्या होगा B कॉमा ई एच ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन अपने को पता है दो ऑर्डर्ड पेयर कब बराबर होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर, ई एच तो बराबर होगा ही होगा, A बराबर B। क्या 1 1 हो गया कि नहीं हो गया, नोट कर लो, phi is 1 1। आज आखिरी दिन है, फॉर्म मेरा अभी तक नहीं भरा गया है। हाँ, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, कौन सा, 1150 नहीं 1500, यही है। तुम इसी में परेशान हो। नहीं, आज भर देंगे, आज भर देंगे, अभी पढ़ा करके छोड़ेंगे आज में, अपने तो बाद में बांटेंगे, पहले फॉर्म में भरेंगे, पेमेंट वेमेंट करके। कल बैठे थे लेकर के, साइट ही नहीं चली, यही जब इनका वो लेक्चर ट्रांसफर कर रहे थे तब बैठे हुए थे लेकर के, कुछ 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 कर रहा है, चल भी नहीं कर रहा है, फिर हमको इतनी तेज नींद चढ़ी भयानक वाली, फिर हम ऐसे उसी लैपटॉप पे सिर रख दिए, हम क्या भी सब कैंसिल हो जाएगा, उठ जाओ, उसको फिर बंद किए, कैंसिल करना पड़ा, आखिरी लेक्चर कैंसिल कर दिए, उसके बाद बंद करके सो गए, बंद करके हम सुबह देखा जाएगा। सुबह उठे, सुबह भूल ही गए कि फॉर्म भी भरना है। एक रात सो जाओ, दूसरे दिन कुछ ना याद रहे। फाई इज ऑन टू, हेडिंग डाल दो, फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू। जैसा आपने इसको डिफाइन किया, आपको साफ सुथरा पता है कि होने क्या वाला है, लिखना फॉर ऑल ए कॉमा ई एच बिलोंग टू जी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ई एच, ठीक, देयर एग्जिस्ट, कौन बिलोंग करेगा बोलो, ए बिलोंग टू कैपिटल जी, सच दैट, जो इस तरीके से होगा कि फाई इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू ए कॉमा ई एच, ठीक, इंप्लाइज दैट फाई इज ऑन टू, फाई इज ऑन टू। ये पूरा सीन आ तो रहा है उधर तक, कट गया तब ठीक है, और आगे जाएंगे नहीं। नहीं, बरस रहे हैं भगवान। हाँ, बादल घेरना एक अलग बात है, मेरे को चश्मे लगाने से ऐसा कुछ है, थोड़ा हल्के लेकिन बरस रहे हैं। हाँ, नहीं दिखता यार, कौन कहा, ये सब केवल धोखा है। कौन सा, ये बन जाए ना पिछवाड़ा राक्षस रहते हैं, पता चलेगा ना डेली युद्ध हो रहा है ना, वो कौन सा महासंग्राम, हाँ, गाना गाते फिरेंगे। ये दिख रहा है ना, 3 ब्लॉक के ऐसे खोले गए थे, ठीक, पीछे वाली जो जमीन है, ये सीलन क्यों है, ये हम लोग जमीन के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं, इसीलिए ये सीलन है। पीछे की जो जमीन है वो अप्रोक्सीमेट यहाँ से गई हुई है, यहाँ से, इतने से, तो हम लोग अंडरग्राउंड पढ़ रहे हैं। तो ये जो पिछवा मेरे राक्षस परिवार रहता है, ये क्या करता है, इसी में से गिट्टक फेंकते थे, यहीं पे लोग रह रहे हैं तो यहीं में से गिट्टक फेंकते थे, तो वो भैया इसको बंदे कर दो, कौन रोज रोज नौटंकी करेगा, उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब पहले थे, अभी वो छोटे छोटे बच्चे बड़े हो गए हैं, बीएमडब्ल्यू से चलने लगे हैं, तो उधर से फेंकते रहते थे, बहुत राक्षस परिवार है, ये पूरा बंद हो गया। तो इसमें पूरा कहीं पर ना वो जो वेंटिलेशन होता है ना पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक,
कौन सा? वो बड़े हो गए ना, उनके छुटकाए चले आए हैं, समझ रहे? और राक्षस के राक्षस से पैदा होते हैं ना। वो बीत गया जमाना जब हिरण्यकश्यप के एक ठो प्रहलाद पैदा हो गया था। अभी ऐसा नहीं है, कलयुग है। इस पे जलिया काट के निकाल ले जाएंगे। अरे बहुत बहुत राक्षस है ना। बाप गांजा पी करके लौटता रहेगा, बस उतना ही है। हाँ, अच्छा ये रिकॉर्डिंग चल रही है। अरे राम राम, इन बातों का वास्तविक जीवन से कोई मतलब नहीं है। फाइज ऑपरेशन प्रिजर्विंग, तीसरा बताए भी नहीं तुम लोग। फाइज ऑपरेशन, ऑपरेशन प्रिजर्विंग। नहीं, अब किसी को क्या पता हम पूरब की तरफ बात कर रहे हैं पश्चिम की तरफ बात कर रहे हैं। जब तक कोई मेरे घर में घुसेगा तब तक हम इसको पूरा स्लेब डलवा देंगे, मतलब वो प्लास्टर करवा दिए होंगे, बात ही खत्म। हाँ, लेकिन परिवार बहुत राक्षस है, ये बात मानो। पाई इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग। चलो ऑपरेशन प्रिजर्विंग में देखो क्या किया जाए। पाई इमेज ऑफ ए कॉमा बी बराबर पाई ऑफ ए कंपोजिशन पाई ऑफ बी, यही तो दिखाना होता है। दो एलिमेंट चुनो, लेट माना ए कॉमा बी बोथ बिलोंग टू ग्रुप कैपिटल जी, देन देन फाई इमेज ऑफ ए बी कंपोजिशन के साथ है इज इक्वल टू कितना, मैपिंग जैसी है, ए बी कॉमा ई एच लिखा जा सकता है। और आप इसको ब्रेक कर सकते हो दो हिस्से में, कैसे? ए कॉमा ई एच और बी कॉमा ई एच। लेकिन ये आपका कौन है? फाई ऑफ ए, और अगला कौन है? फाई ऑफ बी। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल जी इज आइसोमॉर्फिक टू एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जी ई एच। लिखना इसमें शो दैट, अब ये शो दैट लिख करके ना ये नीचे आ जाना, क्योंकि ये रिजल्ट है जो याद रखना है। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच इज अबेलियन, इज अबेलियन इफ एंड ओनली इफ, ये अबेलियन होगा केवल और केवल तब जी एंड कैपिटल एच आर अबेलियन, आर अबेलियन लिख करके घेरा मार दो। दो दिए गए ग्रुप का, एच उसका सबग्रुप नहीं कहा है, दो दिए गए ग्रुप का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट अबेलियन होगा अगर आपके दोनों ग्रुप क्या हो? अबेलियन। अगर आपके दोनों ग्रुप अबेलियन हैं तो इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट भी क्या होगा? अबेलियन। सोचो साइक्लिक से नहीं आते हैं, साइक्लिक में होता है कि अगर आपका ग्रुप साइक्लिक है तो उनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट साइक्लिक हो, ये कोई जरूरी अबेलियन में होता है। इफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट इज अबेलियन then both groups are also abelian. If both groups are abelian, their external direct product are also abelian. तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आने की खुली छूट है, लेकिन साइक्लिक हो गया तो ये छूट खत्म हो जाती है। क्लियर हुआ? चलो प्रूफ करते हैं। अच्छा आगे क्या है ना, इस केस को जनरलाइज कीजिए। स्टेट द जनरल केस, स्टेट द जनरल केस। स्टेट द जनरल केस सॉल्यूशन लिखना। सबसे पहले हम G प्लस एच को अबेलियन मान रहे हैं। द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जी एच इज अबेलियन, इज अबेलियन। अच्छा पता है, अगर आपने अबेलियन मान लिया तो आप इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट करो, एक ही साथ दोनों प्रूफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट G1 H1 कंपोजिशन G2 H2 is equal to G2 H2 कंपोजिशन G1 H1। किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। ये मैंने एक एलिमेंट लिया जिसका पहला मेंबर कैपिटल जी का, दूसरा मेंबर एच का। मैंने दूसरा एलिमेंट लिया जिसका पहला मेंबर जी का, दूसरा मेंबर एच का, और मैंने दोनों को आपस में ऑपरेट करा दिया। अगर आप कह रहे हो कि ये अबेलियन है तो पक्की बात है ये कम्यूट करेगा। आगे आप लगाओ एक बात, फॉर ऑल जी आई कॉमा एच आई बिलोंग टू कैपिटल जी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। ये बताओ, ये अबेलियन है तो सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट करेंगे?
अगर सारे एलिमेंट के लिए कम्यूटेटिविटी होल्ड कर रही है तो ये क्या होगा, अबेलियन। इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट सही है, हाँ है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट, इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट। बोलो ऑपरेट कराओ, G1 G2 कामा H1 H2 बराबर किसके, G2 G1 कामा H2 H1, हाँ या ना, सही है गलत। और दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में कब बराबर होते हैं, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट G1 G2 बराबर किसके, G2 G1, और फिर एंड इसको इसके बराबर कराओ, H1 H2 बराबर किसके, H2 H1। लेकिन ये सारी बातें हो किसके लिए रही हैं, फॉर ऑल G1 कॉमा G2 बिलोंग टू कैपिटल G एंड H1 कॉमा H2 बिलोंग टू कैपिटल H। और यार ये हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट, ये कम्यूटेटिविटी हर एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही है G में, तो G कैसा हो गया, और ये कम्यूटेटिविटी हर एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही है H में, तो H कैसा हो गया। दिस इंप्लाइज एंड इंप्लाइज दैट कैपिटल G एंड कैपिटल H आर आल्सो abelian, आर आल्सो abelian, हो गया प्रूफ। करके भाव लेकर के टहल रहे हो तुम लोग खाली, बस भावनगर भावनगर। हाँ, जनरल केस, अंततो गत्ता मुझको लाइन पर ले आना पड़ा, अंततो गत्ता हम सोचे तो खुद आओ। देखना, G1 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, G2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट, सो ऑन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Gn इज abelian if and only if each Gi itself abelian, itself abelian, ये जनरल केस है। सारे सब ग्रुप खुद कैसे हो जाएं, अबेलियन हो जाएं, तो ही ये बात हो पाएगी। फिर गलती करोगे ना, कौन सा, नहीं फिर नहीं, फिन, फिन का मतलब जानते हो, फिन, हाँ दो फिन होते हैं, एक अंग्रेजी का फिन होता है, एक हिंदी का फिन होता है। क्या क्या अंतर है, क्या है, अच्छा फिन फिन, हाँ चलो भैया अगला लिखो, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रूव और डिस्प्रूव, या तो साबित कर दो या तो इनकार कर दो। प्रूव और डिस्प्रूव खतरनाक स्टेटमेंट ऐसे ही होते हैं ना, ना जीने देंगे ना मरने देंगे। प्रूव और डिस्प्रूव दैट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z and Z is a cyclic group, is a cyclic group, is a cyclic group। कह रहे हैं कि आप या तो ये बात साबित कीजिए कि जब आप इंटीजर के सेट के साथ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लेंगे तो वो साइक्लिक होगा, और या तो आप इस बात को डिस्प्रूव कर दीजिए। क्लियर हुआ, प्रूव और डिस्प्रूव दैट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z एंड Z इज साइक्लिक। चलो मान लो वो साइक्लिक है, होगा तो बन जाएगा, नहीं होगा तो खुद इनकार कर देगा। क्लियर हुआ, लिखना लेट सॉल्यूशन, लेट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z एंड Z, ठीक, इज साइक्लिक। अच्छा ये बताओ, अगर ये साइक्लिक है तो ऑब्वियस सी बात है किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो सकता है, यानी दिस इंप्लाइज दैट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ Z एंड Z इज इक्वल टू साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय सम एलिमेंट A कॉमा B, ठीक, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट, यहां मौजूद होगा अ पॉजिटिव इंटीजर
अ पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल के सच दैट, यहां एक पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल के ऐसा जरूर होगा। कैसा होगा वो सुनो। ये बताओ, आपने कहा कि ए बी बिलोंग करता है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जेड जेड से, यानी तय बात है ए किसका मेंबर हुआ जेड का, और बी किसका मेंबर हुआ जेड का। अगर बी जेड का मेंबर है तो क्या टू बी भी जेड का मेंबर होगा कि नहीं? और अगर टू बी जेड का मेंबर है तो ए कॉमा टू बी जो आपका निकल करके आएगा, क्या वो एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जेड एंड जेड का मेंबर होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? और आप कह रहे हो कि ये साइक्लिक है और इसका जनरेटर आपने माना है ए कॉमा किसको, बी को, तो इसका मतलब दिस एलिमेंट कैन बी जनरेटेड बाय दिस एलिमेंट। हाँ या ना? अब के टाइम्स में ही तो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर के सच दैट द एलिमेंट ए कॉमा टू बी इज के टाइम्स ऑफ ए कॉमा बी। सहमत हो कि नहीं? और ये कौन होगा? ये एक्चुअल में होगा के ए कॉमा के बी। हाँ या ना? लिखा जा सकता है। लेकिन ये आपको के की वैल्यू क्या देगा? ये आपको के की वैल्यू देगा दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू 1 और के इज इक्वल टू 2 साथ साथ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, ठीक। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? विच इज नॉट पॉसिबल, लिखना विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब अब आपका जेड कभी भी साइक्लिक, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कभी भी साइक्लिक नहीं हो सकता है। यानी दिस इंप्लाइज दैट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जेड एंड जेड इज नॉट साइक्लिक, इज नॉट साइक्लिक। भैया कितने लोगों की बात नहीं समझ में आई कि ये पॉसिबल नहीं है? कितने लोगों को नहीं समझ में आई? ईमानदारी से बताओ, नहीं समझ में आई ना? बलवा नहीं करते तुम लोग। सुनो, आप क्या कहे, जब आप ए टू बी को डिजाइन करोगे तो आप जरूरत तो आपको के की ही पड़ेगी ना, के टाइम्स ही तो करोगे इसको। हाँ या ना? तो आपको मिला के ए के बी। अब ये बताओ, इनका इनसे कंपैरिजन कराओ तो के बराबर कितना मिल रहा है? एक। अब उसी समय के बराबर कितना मिल रहा है? दो। एक ही समय में के क्या दो वैल्यू ले सकता है? या तो के एक बार में एक ही होगा या तो के एक बार में दो ही होगा। और जबकि आप क्या लिख रहे हो? साइमल्टेनियसली, साथ साथ होना चाहिए। यानी एक ही वक्त पे के बराबर एक हो और एक ही वक्त पे के बराबर दो हो, तभी ये एलिमेंट जनरेट कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। और के एक बार में केवल कितनी वैल्यू ले सकता है? एक वैल्यू ले सकता है। फर्क आया कि नहीं आया? इसका मतलब मेरा मानना गलत था और ये दिया गया ग्रुप आपका साइक्लिक नहीं हो सकता। दिस इज नॉट साइक्लिक। जैसे तुम्हारा दिमाग यहां चला, ये तुमने बनाया, मान लो तुम्हारा दिमाग नहीं चला, मान लो कुछ और ही लेना हो, जो मर्जी वो एक एलिमेंट उठा लो, जो मर्जी वो एक एलिमेंट। ये बताओ, तुम जेड का एक्सटर्नल डायरेक्ट कंपोजिशन किसके साथ कर रहे हो? जेड के साथ। तो तुमको ये पता है कि इसमें ए बिलोंग करेगा, यहां से आप एक ले लो, कितना? बी। तो बी कोई इंटीजर ही तो होगा, है ना? अगर बी इंटीजर है तो इसमें +1 जोड़ोगे तो भी क्या रहेगा? इंटीजर ही रहेगा। तो इसका मतलब एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में आपको एक एलिमेंट मिलेगा ए कॉमा बी +1। हाँ या ना? और क्या, मेरे को सोच करके बताना, क्या बी का कोई मल्टीपल ऐसा होगा जो b+1 हो? क्या बी का कोई मल्टीपल ऐसा होगा जो b+1 हो? नहीं होगा, कोई नहीं होगा। हाँ, इंटीग्रल मल्टीपल की ही बात कर रहे हैं यहां पर ना। और आप क्या करो, आप करो माना ये एक साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाई ए कॉमा बी, तो इसका मतलब दिस एलिमेंट आल्सो कैन बी जनरेटेड बाई दिस एंड दिस एलिमेंट इज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस, यानी दिस कैन बी रिटन एज के इनटू ए कॉमा बी। जबकि आपको पता है दिस एलिमेंट कैन नॉट बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। क्लियर हुआ कि नहीं? इट इज नॉट साइक्लिक। आप ये नहीं, ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सोच क्या रहे हो। तो मैंने जैसे किया, एक बार में मैंने किया ए कॉमा कितना, 2b। तुम ए कॉमा 2b काहे करो, तुम ये कर दो ना ए कॉमा 3b, तब भी तो साइमल्टेनियसली के बराबर 1 के बराबर 3 मिलेगा। तुम ये काहे करो, तुम ये कर दो 3a कॉमा 4b, अभी भी तो गड़बड़ी आ रही है।
भाई 3A किसका मेंबर है? जेड का। 4B किसका मेंबर है? जेड का। तो ये पेयर तो बनेगा बनेगा ना। तो क्या आप 3A 4B को AB से बना सकते हो? अगर साइक्लिक होगा तो आप के टाइम्स करके बनाओगे, लेकिन एक ही वक्त पर के बराबर कितना चाहिए? 3। और एक ही वक्त पर के बराबर कितना चाहिए? 4। क्या एक ही समय के दो वैल्यू ले सकता है? नहीं। तो आप केवल एक पर्टिकुलर एग्जांपल ना रखो दिमाग में, कुछ भी उठा लो, बस गड़बड़ी यही उसमें कर दो थोड़ी सी कि या तो बी को 1 टाइम्स बढ़ा दो या तो ए को 1 टाइम्स घटा दो, अभी बहुत क्लियर हुआ कि नहीं? चलें आगे। अब दिमाग में याद रखना, लिखवा नहीं रहे इसको, ठीक है? सेकंड मेथड थर्ड मेथड करके लिखा सकते हैं, फालतू वाला काम नहीं पाल रहे, लेकिन दिमाग में याद रखना। हो, चलो भैया छठे पर आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, इसमें लिखना प्रूफ बाय कंपेयरिंग। ए लास्ट लाइन लिखे कि नहीं लिखे? सो जेड एक्सटर्नल डायरेक्ट जेड इज नॉट साइक्लिक, लिख दियो ना बस, तब ठीक है। प्रूफ बाय कंप्यूटिंग या बाय कंपेयरिंग है, बाय कंपेयरिंग, बाय कंपेयरिंग orders of element, orders of elements, orders of elements that Z8 external direct product Z2 is not isomorphic, is not isomorphic, is not isomorphic to Z4 external direct product Z4, Z4 external direct product Z4। ख्याल रखना, बाय कंपेयरिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के ऑर्डर का कंपैरिजन करते हुए दिखाइए कि ये दोनों दिए गए ग्रुप एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो एलिमेंट के ऑर्डर का कंपैरिजन करते हुए आप इस बात को कैसे साबित करते हैं? दो ग्रुप दिए गए, कैपिटल G1 कैपिटल G2, छोड़ो इनको, दो ग्रुप दिए गए G1 और G2, ठीक? आप G1 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू, लेकिन शर्त लगा दिया किसी और रास्ते नहीं, उनके एलिमेंट के जो ऑर्डर हैं उनका कंपेयर करते हुए दिखाओ। तो क्या क्या रास्ते हैं? क्या क्या रास्ते हैं? अरे नहीं यार, तुम बतिया समझो, इन दोनों को आइसोमॉर्फिक नहीं दिखाना है। G1 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू G2, लेकिन तरीका क्या कह रहा है? तरीका कह रहा है जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंट के ऑर्डर का कंपैरिजन करते हुए इस बात को साबित कीजिए कि आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। अब बताओ क्या रहे? और मतलब वो 8 वाट छोड़ो, मेरे को ये बताओ जनरल, पर्टिकुलर छोड़ो, जनरल बताओ। हाँ, और दो दो गिन रहे हो ना? हाँ बस यही मेरे को दो चाहिए थे, यही ठीक। एक इनका वाला और एक तुम्हारा वाला, ठीक। सुन लो क्या क्या कर सकते हो आप ये कर सकते हो, दोनों ही ग्रुप को आप देख लो, दोनों ग्रुप का ऑर्डर सेम है तभी आइसोमॉर्फिज्म की बात होगी। ऑर्डर ही डिफरेंट हो गया तो काहे का आइसोमॉर्फिज्म? तो मान लो इसका ऑर्डर 15, इसका ऑर्डर कितना हो गया? 15 हो गया। ये इसका ऑर्डर 25, इसका ऑर्डर 25 हो गया, इसका 18 हो गया, इसका 18 हो गया, जो भी हो गया। अब आप क्या करो, अब आप एलिमेंट के ऑर्डर निकालो। जब आप एलिमेंट के ऑर्डर निकालोगे, मान लो आपको इसमें 4 ऑर्डर के 3 एलिमेंट मिल गए, तो आप उसमें 4 ऑर्डर के एलिमेंट की संख्या तलाश करो। अगर उसमें 4 ऑर्डर के 3 एलिमेंट नहीं मिले, कितने मिल गए? 4 या 5 या 6 अलग डिफरेंट नंबर मिल रहा है, तो ये दोनों कभी भी आइसोमॉर्फिक, क्योंकि अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक होते तो 4 ऑर्डर के एलिमेंट की संख्या दोनों में बराबर बराबर होती। क्लियर हुआ? पहला तरीका ये। दूसरा तरीका, आप इसमें किसी एलिमेंट का ऑर्डर पा जाओ m, लेकिन उसमें m ऑर्डर का कोई एलिमेंट ही ना मिले, एक तो संख्या डिफरेंट मिली और दूसरा कोई एलिमेंट ही ना मिला उस ऑर्डर का, तो भी ये लोग क्या हो जाएंगे? नॉन आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? अब इसमें पर्टिकुलर किसी एलिमेंट का ऑर्डर आप पा जाओ और उसमें उस ऑर्डर के एलिमेंट की संख्या या तो डिफरेंट आए और या तो उस ऑर्डर का एलिमेंट ही ना आए, यही दो बात आपके पास हाथ में पड़ी हुई है, तो आप इनका कंपैरिजन उसी बेसिस पर करोगे। कौन सा पहला वाला? हाँ देखो, ये है कितना? 8 दूनी 16, ये है 4 चौक 16, दोनों का 16 16 ऑर्डर का है, ठीक। दोनों का ऑर्डर 16 16 है।
तो ऑब्वियस सी बात है 16 का डिवाइजर कौन कौन हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है और खुद 16 हो सकता है। क्या इसमें 16 ऑर्डर का एलिमेंट पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? इसके पास जो एलिमेंट होगा, दिमाग चलाना, वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप का होगा, हाँ या ना? ऑर्डर्ड पेयर ए बी टाइप का। तो अगर आपको इस एलिमेंट का ऑर्डर चाहिए तो आपको कहना पड़ेगा एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। और हम कह रहे हैं कि मुझको एलिमेंट चाहिए कितने ऑर्डर का? 16 ऑर्डर का। 16 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तो मेरे को एलसीएम कितना निकालना पड़ेगा? 16 निकालना पड़ेगा। ठीक, अगर 16 ऑर्डर का एलिमेंट आ गया तो ये साइक्लिक हो जाएगा, हाँ या ना? जबकि ये दोनों को प्राइम, तो इसका मतलब 16 ऑर्डर का एलिमेंट तो मिलने से रहा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब इसके पास एलिमेंट होंगे कितने ऑर्डर के? 8 ऑर्डर के हो सकते हैं, हाँ या ना? 8 ऑर्डर के हैं तो मुझको ये एलसीएम कितना चाहिए? 8 चाहिए। अब ये बताओ ये 8 कब बनेगा? जब इनमें से किसी एक का ऑर्डर कितना हो जाए? 8। अगर किसी एक का ऑर्डर 4, एक का ऑर्डर 2 हो जाए तो एलसीएम कितना आएगा? 4 आएगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से कम किसी एक का ऑर्डर कितना होना चाहिए? 8। और ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला जट्टू है तो पहले वाले का ही ऑर्डर कितना होगा? 8। और क्या इसके पास 8 ऑर्डर का एलिमेंट होगा? 1 है। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि आपके पास इस ग्रुप में 8 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्या इसमें करेगा? नहीं करेगा। क्लियर हुआ? क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो टॉप मोस्ट ऑर्डर केवल 4 तक चढ़ाएंगे, 1 2 4। यहाँ के एलिमेंट 1 2 4। तो अगर इसमें ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी बनाते हो तो या तो इसका ऑर्डर 1 भरा जाएगा, या तो 2, या तो 4। इसका ऑर्डर या तो 1 भरा जाएगा, या तो 2, या तो 4। और आप कोई भी पेयर ले लो, आप एलसीएम निकालोगे, कभी भी ये एलसीएम 8 के बराबर। तो क्या ये दोनों आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे? First group contain element of order 8, but second group does not contain element of order 8. So both groups are not isomorphic to each other. समझ में आई बातें? कोई मैपिंग नहीं डिफाइन करनी है। चले, चलो चलो लिखना। फिर कैसे लिखें यार फिर? अच्छा हम ही को सोचना है, तुम सोल्यूशन लिखना। Z8 external direct product Z2 is the collection of ordered pair A comma B such that A belong to Z8 comma B belong to Z2. ठीक, so there exists an element of order 8 in Z8 external direct product Z2. ठीक, take AB such that order of A is equal to 8, ठीक, and order of B is equal to 1. यहां बता दे रहे हैं कैसे ये आपको मिलेगा। ठीक, ऑर्डर ऑफ ए 8 और ऑर्डर ऑफ बी कितना हो गया? 1। देन ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ 8 कॉमा 1 दैट इज इक्वल टू। बट लेकिन इन Z4 external direct product Z4 there does not exist any element of order 8, जबकि यहां पर 8 ऑर्डर का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट Z8 external direct product Z2 is not isomorphic to Z4 external direct product Z4। नोट कर, कौन से हो? 7वीं नेस्कैफे। प्रूव दैट बनानी पड़ती है यार खुद से। प्रूव दैट, साबित कीजिए G1 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G2, ठीक, इज आइसोमॉर्फिक टू G2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऑर्डर चेंज कर दो तो, चाहे आप G1 का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G2 से लो, चाहे G2 का G1 से लो, ग्रुप तो आपका चेंज हो जाएगा, हाँ या ना?
भाई अगर G1 G2 डिफरेंट है तो आपका ग्रुप चेंज हो चुका है, और अगर ये ग्रुप चेंज हो गया उसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर्फिक होंगे। क्लियर हुआ? कैसे प्रूफ किया जाए, मैपिंग बताओ दोनों के बीच में। हाँ हाँ, ए बी को कहां पलट दे, बी ए पर पलट दे, लिखना इसी बात को। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, लेट माना फाई मैपिंग फ्रॉम G1 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G2 टू G2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1, ठीक। बी डिफाइन एज, बी डिफाइन एज इस तरीके से परिभाषित है, बी डिफाइन एज व्हेन फाई ऑपरेटेड ऑन G1 comma G2, result will be G2 comma G1 for all G1 comma G2 belong to G1 external direct product G2। डोमेन का कोई भी मेंबर उठाओगे तो को डोमेन में उसको फ्लिप करके आपको इमेज देगा, G2 comma G1। अब आप क्या करो, फाइव को 1 1 दिखाओ, लिखना फाइव इज 1 1, फाइव इज 1 1। चल भैया 1 1 करो, क्या करें, इमेज बराबर माने, लेट फाइव इमेज ऑफ G1 कामा G2, ठीक, बराबर फाइव इमेज ऑफ कितना माना जाए, कुछ गलत हुआ, G1 डैश कामा G2 डैश। मैंने दो एलिमेंट लिए, G1 G2 G1 डैश G2 डैश, और दोनों की इमेज को आपस में क्या मान लिया, बराबर। अब ये बताओ इमेज निकल करके कैसे आएगी, पलट करके आएगी G2 कामा G1, और ये पलट करके आएगी G2 डैश कामा G1 डैश। ये बताओ करस्पॉन्डेंसी से अपने को क्या मिला, G2 बराबर G2 डैश और G1 बराबर G1 डैश। इसका मतलब कंबाइंड करो तो अपने को क्या मिला, G1 G2 बराबर G1 G2 बराबर, ये बताओ G1 किसके बराबर, G1 डैश के, तो G1 को हटाओ इसकी जगह क्या लिख दो, G1 डैश, और G2 को हटाओ इसकी जगह पर क्या लिख दो, G2 डैश। ये बताओ जिन दो एलिमेंट की इमेज आपने बराबर मानी, सॉरी हाँ, जिन दो एलिमेंट की इमेज आपने बराबर मानी, क्या वो दोनों एलिमेंट बराबर हो गए कि नहीं, फाइव इज 1 1, लिख दो, फाइव इज 1 1। अगला स्टेप ऑन टू होगा, साफ सुथरा है भाई। आप उधर से G2 G1 चुनोगे तो प्री इमेज में कौन आएगा, G1 G2 आएगा, और वो ऑब्वियस सी बात है वो पेयर होगा होगा, ठीक। इस बात को सीधे लिख दो, फाइव इज ऑन टू, फाइव इज ऑन टू, लिखना फॉर ऑल G2 कामा G1 बिलोंग टू नहीं समझ रहे हो, यार छोड़ो यार, हम इतना सोच कह रहे हैं, सीधे लिख देना, हम कुछ और सोच रहे हैं। फॉर ऑल G2 कामा G1 बिलोंग टू G2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1, ठीक। देयर एग्जिस्ट G1 कामा G2 बिलोंग टू G1 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। क्यों कह पा रहे हैं, पता है क्यों कह पा रहे हैं, G2 किसका मेंबर, तो ये वाला G2 किसका मेंबर, सेम है कि नहीं है, हाँ या ना। तो अगर आप G2 G1 करके ये पेयर बनाते हो तो G1 G2 करके ये पेयर बनेना एकदम मुश्किल, वो मुश्किल कह रहे हैं, वो कंफर्म है कि बनेगा ही बनेगा, ठीक। सच दैट, और ये ऐसा होगा कि जब आप फाइव इमेज ऑफ G1 G2 निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, G2 G1। इसका मतलब है इस एलिमेंट की प्री इमेज क्या आपके डोमेन के पास मौजूद है कि नहीं, यानी दिस इंप्लाइज दैट फाइव इज ऑन टू। और आखिरी बात क्या बची, ऑपरेशन प्रिजर्विंग, चलो वो भी दिखा दो, फाइव ऑपरेशन प्रिजर्विंग।
फाई इज ऑपरेशन प्रिजर्विंग, इसमें लिखना फाई इमेज ऑफ ए बी, ए भी कौन है ऑर्डर्ड पेयर, बी भी कौन है ऑर्डर्ड पेयर, तो फाई इमेज ऑफ G1 G2 कंपोजिशन G1 डैश G2 डैश, दो एलिमेंट का कंपोजिशन किया, बताओ क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू फाई इमेज ऑफ G1 डैश कामा G2 डैश, सहमत हो, पहला पहले के साथ कंपोजिशन लिया, दूसरा दूसरे के साथ, अब मेरे को पता है ये लोग फ्लिप होकर के क्या मिलेंगे, G2 डैश कामा G1 डैश, सहमत हो कि नहीं, फिर इसको दो हिस्से में ब्रेक करना, दिस इज इक्वल टू G2 G1 और अगले में क्या होगा G2 डैश G1 डैश, क्या पलट करके नजर आ रहा है, तो ये कौन है फाई इमेज ऑफ G1 G2 और ये कौन है फाई इमेज ऑफ G1 डैश G2 डैश, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, बोलोगे नहीं बोलोगे, आइसोमॉर्फिक टू G2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1, नोट कर लो, चलो खाली कर दें हम, 7 के बाद 8वें पर आना। हम नहीं थे अपने बचपन में ऐसे, हमको कोई बोलते हम भाग खड़े होते थे, जाओ अब आनेंगे नहीं। ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो गया, अब सुनो जनरल केस एक लिख लो, डबल स्टार करके लिखना, इन जनरल, डबल स्टार करके, इन जनरल G1 external direct product G2 external direct product so on external direct product Gn, ठीक, सोच करके जवाब देना, हम और जनरल लिखा रहे हैं, और जनरल, ये बताओ अभी आपने किया G1 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G2 आइसोमॉर्फिक टू G2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1, यही तो किया, अब हम ये कर रहे हैं G1 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G3, ये मैंने कर दिया, ठीक, अब आप क्या लिख सकते हो, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्या G3 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1, और कुछ लिख सकते हो क्या, G2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G3 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट G1, हाँ या ना, और कुछ लिख सकते हो क्या, कर क्या रहे हो ये बताओ मुझको, परम्यूट कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, परम्यूट कर रहे हो नई नई व्यवस्था में, और हर बार आप किसी भी नई व्यवस्था में इसको परम्यूट कर रहे हो, आइसोमॉर्फिज्म डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है द एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 G2 G3 so on Gn is isomorphic to any permuted order of G1 G2 so on Gn, इनके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट वो हमेशा क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक बना रहेगा, क्लियर हुआ, इसी बात को लिखना बोल रहे हैं, कितना लिखे हो, इन जनरल G1 G2 G3 Gn is isomorphic to any permuted external direct product of same groups, ठीक, क्लियर हुआ, ये जनरल केस है, ठीक, इसमें पर्टिकुलराइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, लिख लो, अगला करवाएं, 8वें पर आना, प्रॉब्लम नंबर 8 इज Z3 external direct product Z9 isomorphic to Z
27 क्वेश्चन मार्क वाई वाई क्या ये दोनों ये ग्रुप Z3 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z9 Z27 के आइसोमॉर्फिक है। ये है 9 त्रिक 27 ऑर्डर का, ये भी है 27 ऑर्डर का, है आइसोमॉर्फिज्म। रीजन ये दोनों कोप्राइम नहीं है, ये साइक्लिक नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? सीधे एक लाइन में इनकार कर दो। सॉल्यूशन Z3 external direct product Z9 is not isomorphic to Z27 as Z27 is cyclic whereas Z3 external direct product Z9 is not। ठीक, रीजन तुम अलग से बता देना। 9 and 3 are not coprime to each other। नवा सवाल तुमसे तुरंत हो जाएगा। नवे सवाल में कुछ नहीं है, एक लाइन में यहीं पर लिख दे रहे हैं। ठीक, सीक्वेंस बना रहे। नवे सवाल में पूछ रहा है इज Z3 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z5 आइसोमॉर्फिक टू Z15 क्वेश्चन मार्क वाई। अभी बताओ होगा तो लिख देना यस एज GCD ऑफ 3,5 इज इक्वल टू 1। आपस में कोप्राइम है इसलिए ऐसा होगा। तो नहीं हो जाए तो मिटाया जाए। अब इसके सवाल खोज लेना, जो कुछ मिल जाए आए हुए बनाने की कोशिश करना, देखो बनते हैं कि नहीं बनते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। फिर एक दिन तुम लोगों को बुकलेट वाले सवाल करवा देते हैं, जो बुकलेट वगैरह में होंगे उसको। हाँ क्या मंडे 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 तारीख कौन सी है वो बताओ। मंडे 4 है। 1 मिनट रुको बच्ची, 1 मिनट रुको तुमको। 10वां सवाल, हाउ मैनी एलिमेंट्स of order 9 does Z3 external direct product Z9 have? नीचे क्या लिख रहे हैं वो देखना। डू नॉट डू दिस exercise by brute force ये रहा। अब इसका पहले जो नीचे लाइन लिखी गई ना, इसका मतलब समझो। डू नॉट डू दिस बाय ब्रूट फोर्स मतलब सिंपली बताना है, ब्रूट फोर्स नहीं लगाना है कि एकदम भारी तौर पर लग ही जाओ, हर एलिमेंट निकाल लेंगे, हर एलिमेंट का ऑर्डर निकाल देंगे, फिर गिन करके बताएंगे इतने ऑर्डर कितने एलिमेंट आ रहे हैं, ये सब नहीं करना है। आप बस नॉर्मली इतना बता दो 9 ऑर्डर के इसके पास टोटल कितने एलिमेंट निकल करके आएंगे। चलें शुरू करें। ये बताओ, अगर आप इसमें खोजने जा रहे हो एलिमेंट को तो गौर करना, सॉल्यूशन आप क्या करोगे। सॉल्यूशन आप ऐसा करोगे कि भूल गए यार, हाँ, A, B belong to Z3 external direct product Z9 implies that A belong to Z3 and B belong to Z9। हाँ या ना? आपको कितने ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए? 9 ऑर्डर का। तो ऑर्डर ऑफ A, B is equal to LCM of order of A, order of B। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? इसका मतलब ये हुआ
सो इसलिए ऑर्डर ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू 9 इफ यदि एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 9। क्लियर हुआ कि नहीं? दैट इज अर्थात इफ यदि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, बोलो भैया, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और अच्छा सुनो, यही नीचे भी लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू, सामने सामने पेयरिंग करके अटैच कर देंगे, इसका 1 हो तो इसका 9 हो, अटैच कर दिया, फिर इसका 3 हो तो इसका 9 हो, और कुछ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब है कैपिटल ए हैज ओनली 2 चॉइसेस, आया ना, कैपिटल बी हैज ओनली 1 चॉइसेस, वहां 9 ऑर्डर का ही एलिमेंट भरा जाएगा, लेकिन थमो, ये ऑर्डर के बेस पर चॉइसेस है, एलिमेंट के बेस पर चॉइसेस नहीं थी। क्लियर हुआ कि नहीं? इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए हैज 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस, और अगर ए का ऑर्डर 2 चॉइस रखता है तो दिस इंप्लाइज दैट ए हैज कितनी चॉइसेस? एक तो 1 ऑर्डर के लिए इसके पास आइडेंटिटी आएगा, एक चॉइस होगी, हाँ या ना? थमो जरा, एक रुको रुको रुको, ये आप क्या एक ऑर्डर 9 रख नहीं सकती बच्ची, Z3 में 9 ऑर्डर का एलिमेंट तो आना चाहिए, ये बवाल है ना। इसमें या तो एक ऑर्डर का एलिमेंट आएगा या तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा, यहां पर एक ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 9 ऑर्डर का एलिमेंट आएगा। समझो, आप ए का ऑर्डर 1 भरो, इसका ऑर्डर 9 भरो, तो एलसीएम कितना आएगा? 9। इसका ऑर्डर आप 3 भरो, इसका ऑर्डर 9 भरो, तो कितना आएगा? 9 आएगा, और कोई चॉइस आपके पास नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ ए के पास कितनी चॉइसेस हैं? 2। तो ऐसे में 2 चॉइसेस हैं, ऑर्डर ऑफ ए के पास 2 चॉइसेस हैं, ऐसे में ए के पास कितनी चॉइस हो सकती है? ए के पास कितनी चॉइस? 3 चॉइसेस। कैसे? एक तो इसका ऑर्डर 1 होगा तो आइडेंटिटी है, और अगर इसका ऑर्डर 3 चाहिए तो गौर करना ये आएगा कहां से? Z3 से, और Z3 एक साइक्लिक है, इसमें 3 ऑर्डर के 5 ऑफ 3 यानी 2 एलिमेंट आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ए हैज 3 चॉइसेस, 3 चॉइसेस। जिनको तकलीफ होगी हम बाद में और डिस्क्रिप्टिव लिख देंगे, अभी हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक? बहुत बहुत ब्रूट फोर्स नहीं लगाना है, हल्के पे ही काम करना है, इसलिए हल्के पे काम करें। अब ये बताओ, बी के पास कितनी चॉइसेस हैं? ऑर्डर ऑफ बी के पास कितनी चॉइसेस हैं? ऑर्डर ऑफ बी के पास कितनी चॉइस है? 1 चॉइस है, ठीक? 9 ऑर्डर का एलिमेंट है, तो ए के पास, यहां देखना, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ बी हैज 1 चॉइस, 1 चॉइस, दिस इंप्लाइज दैट बी हैज 5 ऑफ 9 चॉइसेस। क्लियर हुआ कि नहीं? 9 ऑर्डर के जितने एलिमेंट आते हैं वो सारे वहां पर भरे जा सकते हैं, 5 ऑफ 9 चॉइसेस, चॉइसेस इंप्लाइज दैट बी हैज कितना? 6 चॉइसेस, 6 चॉइसेस। इसका मतलब क्या हुआ? दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर्ड पेयर ए बी हैज कितनी चॉइसेस? ए के लिए 3 और बी के लिए 6, 6 त्रिक 18 चॉइसेस। इसका मतलब टोटल 18 एलिमेंट आएंगे जिनका ऑर्डर कितना होगा? 9 होगा। समझ में आई बात है कि नहीं? यहीं पर तुमको थोड़ा सा संभलना है, यहां से यहां कूदने में। क्लियर हुआ कि नहीं? कैसे संभालोगे? तुम यहां तक आओ तो थोड़ा सा हम यहां पर डिस्क्रिप्टिव दे देंगे तुमको, 5वें सेमेस्टर वालों को, तुम लोग तो संभाल सकते हो। हम एलिमेंट काहे खोजें? ब्रूट फोर्स लगाना थोड़ी है। अब ऐसे तुम यार पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 तक 27 एलिमेंट में सबका ऑर्डर निकाल करके बता देंगे गिन करके। हाँ हाँ, केस बना करके हम वो भी काम कर सकते हो। मैंने नया तरीका कर दिया, थोड़ा सा मन किया बस, खाली ऐसे, नमक स्वादानुसार, कलौजी स्वादानुसार। हाँ, क्या हुआ? कौन सा? कौन? पील अच्छा है कभी कभी ना, 1500 बहुत होते, कम नहीं होते। कौन? हाँ, हाउ मैनी एलिमेंट्स, हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4, ऑफ ऑर्डर 4 डज Z4 external direct product Z4 have question mark,
ठीक, कह रहे हैं Z4 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4 के पास 4 ऑर्डर के टोटल कितने एलिमेंट होंगे ये बताइए। रुके रहना, अभी जवाब मत देना, आगे सुन लो। डू नॉट डू दिस, do not do this by examining each element, examining each element, फिर रोक लगाया, each elements, हर एलिमेंट को एग्जामाइन करते हुए, हर एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हुए ये बात ना बताइए, आप नॉर्मली कैलकुलेट करके बताइए कि 4 ऑर्डर के टोटल कितने एलिमेंट आएंगे Z4 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4 में। पहला सवाल। सवाल का अगला हिस्सा सुनना। एक्सप्लेन वर्णन कीजिए वाई ऐसा क्यों होगा कि Z4 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4 has the same number of element, has the same number of element, same number of elements of order 4 as does Z external direct product Z, पढ़ेंगे नहीं टोटल, ये कौन है, कौन सा, हाँ इसमें कितने जीरो, 6 जीरो हैं, 2 2 4 2 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। जेड 80 लाख का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट जेड 4 लाख के साथ करोगे तो उसमें भी 4 ऑर्डर के उतने ही एलिमेंट आएंगे जितने Z4 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4 आएंगे। आप ये बताइए ये घटना क्यों घट रही है, कौन सा, किसने कहा बच्ची, हाँ हाँ सब ग्रुप, और इनका 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 अलग अलग डील कर रहे हो, हाँ 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 बिल्कुल, यहां भी मिलेगा ऑन ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इधर भी मिलेगा कौन, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। तो जब ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, तो आपको 4 ऑर्डर का एलिमेंट चाहिए तो एलसीएम वाला तिक्रम फिर से भिड़ा, एलसीएम वाला तिक्रम भिड़ा। तो कब 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 ऐसा होगा जब एलसीएम आपको 4 मिलेगा, एक ऑर्डर 1 हो, बी का ऑर्डर 4 हो, तो 1 4 फिर 4 1 फिर 2 4 4 2 और 4 4, यही इतनी पेयरिंग बनेगी। और ऑब्वियस सी बात है हर एलिमेंट जहां से उठ रहा है वो साइक्लिक है तो 5 ऑफ 4 ही तो निकल करके आएगा, तो इसीलिए ये संख्या बदलने वाली नहीं है। क्लियर हुआ, तुम लिखो कराते हैं। हाँ हाँ इतना लगाओ कि अब याद ही रहता है ये सब। ये सही था। हाँ इतना ही, इतनी मेहनत से पढ़े, अगर अभी भी इसको सबको नहीं पूछे ना तो आत्महत्या कर लेंगे और आपको मार के मरेंगे। क्या दिक्कत हो जाती है मतलब, हाँ हाँ हाँ, तो याद दिलाया तुमको, याद दिलाया, दिलाया ना, आज जा करके उसको एक आइसक्रीम खिला देना। हाँ तुम क्या चाहते हो, मतलब फॉर्म बच गया तो वो एडमिट हो जाए, सोल्यूशन काजू कतली खिलवा रहे हैं, क्या रुपया किलो होगी ना, बेचारा 12 टुकड़े में बट जाएगा, हम ना खिलाएं किसी को। चलो सोल्यूशन, ये छोड़ो यार बेरोजगार, हम ये कमा रहे हैं, हम भी किसी को काजू कतली ना खिलाने वाले ना, भैया जो मांगे अपना पैसा लेकर के आओ ना, हमसे ना मांगो। लिखना ऑर्डर ऑफ Z4 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 गुणे 4 दैट इज इक्वल टू 16। तब इसका एलिमेंटल ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए बी
is equal to LCM of order of A comma order of B। ये आपका 4 आएगा if यदि सारे केस लिख दो भैया। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ बी इज इक्वल टू 2। क्लियर हुआ? सुनो सारी चॉइसेस आगे बता दे। ये बताओ, ये तो ऑर्डर की चॉइसेस हैं, ये किसकी चॉइसेस है? ऑर्डर की। तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट ए हैज फाइव ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक, और बी हैज फाइव ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू कितना है? 2 चॉइसेस, 2 चॉइसेस। सहमत हो कि नहीं? ऐसे लिख दे चलेगा? आ जाएगा? अच्छा, इसका मतलब, और या तो देखो देखो देखो, सुनो सुनो, अगर ऐसे में दिक्कत लग रही है, ऐसे में दिक्कत लग रही है, तो ऐसे कर, ए हैज, बी हैज चॉइसेस, चॉइसेस। अब लिखो इसके लिए कितना? 5 ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 और 5 ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2 चॉइसेस। यहां पर 5 ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2 और 5 ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 1 चॉइसेस। यहां 5 ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, 5 ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2 चॉइस। 5 ऑफ 2 कितना? 1, 5 ऑफ 4 ये भी कितना? 2, 5 ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 चॉइसेस और 5 ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 चॉइसेस। अब सही है? ये ज्यादा सही है, कुछ लिखना नहीं पड़ेगा आलतू फालतू वाले में। इसका मतलब कहां तक पहुंचा? मीन्स टोटल पे निकाल दो आप, काम हो जाएगा आपका। 2 1 के 2, 2 1 के 2, ऐसे ही जोड़ देना। 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 एलिमेंट आएंगे 4 ऑर्डर के। कंफ्यूज हो रहे हो क्या तुम? रिक्शा इस रूट पे बहुत दूर तक जाता है, जो ई रिक्शा इधर वाले पे जा रहा है, तुम लोगों की तरफ वाले पे। वो जो ढाबा 56 एक ठो खुला हुआ है, यूपी 56, NH 56, वही ना? हाँ, NH 56 वाला जो ढाबा खुला। अच्छा, 56 से हम कंफ्यूज हो गए। वहां तक ई रिक्शा जाता है, बहुत दूर दूर तक जाते हैं ई रिक्शा वाले। हाँ हाँ, उधर यूपी 44 भी उधर ही एक है। यूपी 44 वाला, यूपी 44 वाला तो जिनका है वो तो उसी गांव के ही है, बहुत दूर का नहीं है जो यूपी 44 वाला है। खैर NH 56 वाला भी है, तो उतनी दूर जाता है तो इधर भी तो दूर तक जाता है। हाँ, कामतागंज पार करता है। हम देखे थे आज कामतागंज में भी ई रिक्शा चलते हुए, वो लोग भी दूर से ही चलते हैं, बहुत दूर दूर तक सफर तय करते हैं। हाँ, दो मुहा के बाद बेला शंकर, उधर भी ई रिक्शा चल रहा था, बेला शंकरपुर। अब उसके बाद फिर आगे एक और पड़ता है, देखो उसका नाम भूल गए, नाम बड़े अजीब अजीब है, फुल्की पखरौली पता नहीं कौन सा था। और उसके बाद तुम जाते होगी इधर प्यारे पट्टी रोड पकड़ करके, किस पे लिखना? दिस इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट टोटल, देयर एग्जिस्ट टोटल, ऐसे लिख देना भैया, 1 इंटू 2 प्लस अगला कौन होगा? 2 इंटू 1 प्लस अगला, ये भाग जोगा ना लगाना ब्रैकेट हटाने के लिए, या हम लोगों का है। 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस अगला 2 इंटू 1 दैट इज, अर्थात 12 एलिमेंट्स, 12 एलिमेंट्स ऑफ
ऑर्डर 4। ठीक, यहां पर 4 ऑर्डर के टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 12 एलिमेंट आएंगे, नोट कर लो। देयर एग्जिस्ट टोटल 12 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। लिखो भैया, फिर आगे बढ़ा जाए। जनरलाइज कर दें, चलेगा? जैसे ये पर्टिकुलर में पूछा हुआ है, पर्टिकुलर में जेड 80 लाख पे पूछा हुआ है, एक्सटर्नल डायरेक्ट जेड 4 लाख के साथ ले रहा है, हम जनरलाइज कर दें? नहीं सोचे तुम लोग? जनरलाइज कर दें? जनरलाइजेशन सुनो, जैसे इन्होंने कहा ना 4 ऑर्डर का, ये बताओ अगर m इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ Zm आ रहा है, ऑर्डर ऑफ Zn आ रहा है, ऑर्डर ऑफ Zn कितना होगा? n होगा, और m इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब m ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास होगा, होगा कि नहीं होगा? पक्की बात है, होगा। और टोटल कितने होंगे? 5 ऑफ m होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसका मतलब हम लोग जनरलाइजेशन करेंगे, इफ m इज द डिवाइजर ऑफ Zn, then there exists exactly 5 of m elements of order m, exactly 5 of m elements of order m in each Zn, whatever be n। n से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वापस सुनना, वापस, if m is the divisor of order of Zn, order of Zn एक्चुअली में है कौन? n, तो this implies that there exists exactly, यहां पर मौजूद होंगे exactly 5 of m elements, 5 of m elements in Zn for every n, जो मर्जी वो n लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चाहे आप 4 लाख लगाओ, चाहे आप 80 लाख लगाओ, चाहे आप 2 लाख लगाओ, चाहे आप 20 लाख लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास m ऑर्डर के एलिमेंट कितने मिलेंगे? 5 of m elements in Zn for every n of order m। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो इसका मतलब 4 ऑर्डर के जितने एलिमेंट आपको Z4 में मिल रहे थे, उतने ही आपको Z80 लाख में मिलेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, अच्छा 4 ऑर्डर के क्यों खोज रहे हैं? मैंने तो ये पॉसिबिलिटीज ली हुई है। इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी पर सोचना, Z4 में एक ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिला? एक, तो Z80 लाख में भी कितना मिलेगा? एक। अगला कौन है? Z40 लाख है कि 4 लाख है? 4 लाख है। तो आपको Z4 में 4 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिला? 2, तो Z4 लाख में भी कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। इनके बारे में बात करो, तो आपको Z4 में 4 ऑर्डर का कितना एलिमेंट मिला? 2 एलिमेंट मिला, तो Z80 लाख में भी कितना मिलेगा? 2। Z4 में 1 ऑर्डर का एक मिला, तो Z4 लाख में भी कितना मिलेगा? एक। क्या सेम टू सेम चल रहा है कि नहीं? इसीलिए संख्या बदलने वाली नहीं है। आइसोमॉर्फिज्म हो ना हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, एक्चुअल में दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है, हाँ या ना? क्योंकि दोनों में संख्या वाली अलग अलग है, एक में 16 एलिमेंट है, एक में पता नहीं कितने हैं। समझ पा रहे हो? हाँ, नहीं गिन तो लेंगे, 8 चौक 32, बाकी जीरो लगा दो। चलो भैया, तो लिखा दे जनरलाइजेशन, समझ जाओगे? लिखना इन जनरल, कौन लिखे पर्टिकुलर? इन जनरल if d is the divisor of 4 करें? नहीं, वो बात तो ठीक है, वो बात तो हम समझ जा रहे हैं, मेरे को चिंता बाद की होती है। जो कुछ मैंने लिखा वो कोई भूल गया ना तो बवाल हो जाता है, क्योंकि बाद में हम ही को याद रहेगा, ये सवाल है। सुनो, डी डिवाइजर ऑफ 4 करके लिखो, उसके बाद करते हैं। लिखना इफ डी इज द डिवाइजर ऑफ 4, अगर डी 4 को काटता है, ठीक, एंड डी इज द डिवाइजर ऑफ m, उसी में जनरलाइजेशन मिक्स कर रहे हैं सोच सोच करके। इफ डी इज द डिवाइजर ऑफ 4, डी इज द डिवाइजर ऑफ, हमें गलत नहीं होगा यार, देखो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ, सुनो मिक्स कर रहे हैं, बतिया तो समझो। अगर डी 4 को डिवाइड करता है तो हम बात कर रहे हैं Z4 की, अगर डी m को डिवाइड करता है तो हम बात कर रहे हैं Zm की। अभी समझ में आया? तो दिस इंप्लाइज दैट Z4 एंड Zm एंड Zm बोथ हैव, दोनों रखते हैं, बोथ हैव एग्जैक्टली
both have exactly same number of element, same number of element, या both have phi of d लिखते हैं, both have phi of d, that is अर्थात exactly same number of element, same number of element of order d। ठीक, क्यों ऐसा हुआ? एज बोथ आर साइक्लिक, एज बोथ आर साइक्लिक, चूंकि दोनों कैसे हैं? साइक्लिक हैं, बोथ आर साइक्लिक। सहमत हो? अच्छा, इसी तरह से सेम होल्ड फॉर किसके लिए? d इज द डिवाइजर ऑफ 4 एंड d इज द डिवाइजर ऑफ, अगला कौन? Zn, d इज द डिवाइजर ऑफ Zn। ठीक, this implies that we have same number of choices, we have same number of choices, same number of choices, we have same number of choices for order of A in Zm and order of B in Zn as in Z4। आप Z4 में ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी के लिए सेम चॉइसेस पाओगे जैसे आप किस में पा रहे हो? Z4 में पा रहे हो। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, अब आप m बराबर 80 लाख और n बराबर 4 लाख भर देना, क्या तकलीफ है? यानी दिस इंप्लाइज दैट Z4 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4 एंड Zm एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Zn हैज सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, हैज same number of elements, same number of elements for which जिनके लिए order of element AB is equal to D। क्या अब हमको पर्टिकुलर 80 लाख 4 लाख की चर्चा करनी चाहिए? ना करें? धन्यवाद आप लोगों को। अगले में तुम्हारे दिमाग की परीक्षा लेगा, तुमसे पूछेगा कुछ। कुछ गलत होगा, नहीं आएगा तो बताना। कल वीडियो कितने बजे अपलोड हुआ था? 11:30 के बाद ना? हाँ, वही हम सुबह इन लोगों से, कौन था, निष्ठा पूछी थी सुबह कि वीडियो नहीं आया हुआ है, तो 11 बजे अपलोड होके फुर्सत में प्रोसेसिंग में टाइम ले लिया उसने, आधे घंटे लगा दिए प्रोसेसिंग के, इसका मतलब क्योंकि 11 बजे हम अपलोड कर चुके थे अपनी तरफ से। 12वां सवाल, गिव एग्जाम्पल ऑफ 4 ग्रुप्स। हम इसको तुम्हें से चाहेंगे, तुम ही बताना मुझको, हम ना बताने वाले। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 4 ग्रुप्स। Give example of 4 groups of order 12, no two of which are isomorphic, no two of which are isomorphic। give reasons why no two are isomorphic, यही बता दो, इसके बाद तुम लोग जा सकते हो, लेकिन ये बिना बताए नहीं जाने देंगे आज। ये तुम्हें लोग बताओ। 4 ग्रुप बताने हैं 12 ऑर्डर के, लेकिन इसमें से कोई भी 2 उठाओगे तो आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं निकलेंगे, और आपको रीजन बताना ऐसा क्यों हुआ। हाँ, चलो एक अच्छी बात आई, A4 आया, और Z12
ठीक है, 12 ऑर्डर का Z12, Z6 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2 आया, अच्छी बात है, 3 हो गए, एक और चाहिए। क्या क्या क्या? Z6 Z2, अच्छा ये गलत लिखे हैं, सॉरी सॉरी, Z2 Z3, ये सोच लो बच्चा, ये दोनों आपस में कोप्राइम है, कैन बी रिप्लेस्ड बाय Z2 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z6, मिलेगा इसके साथ आइसोमॉर्फिज्म। किसका? Z3 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z4, 4 और 3 को प्राइम, 4 3 12, U30, U30 ये U13, ये रीजन, रीजन ये साइक्लिक है कि नहीं है? ये साइक्लिक है कि नहीं है? ये सामने बैठा नहीं है, किसी का दिमाग नहीं चल रहा है। हाँ, किसी की तो तलाश थी। D6, 6 दूनी 12। अब रीजन बता दो बस, खाली दिल खुश हो जाएगा। अभी मिठाई नहीं देंगे लेकिन, हाँ इनमें से कोई भी दो आप चुनोगे ना, कोई भी दो, तो एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। इसका रीजन बताओ। पहली बात तो इसको पकड़ो, और इनमें से कोई भी साइक्लिक नहीं है। सो अगर इसका किसी के साथ भी पेयरिंग करेंगे तो वो आइसोमॉर्फिक तो होने वाला नहीं है। एक हो गया। अब इन दोनों का बताओ। इसका मैंने किसी के भी साथ पेयर कर दिया, एक बैठाया Z12, ठीक, इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू, कितनी चॉइसेस बच रही हैं? अदर थ्री, अदर थ्री, ठीक। ये कौन है? साइक्लिक है। ये कैसा है? साइक्लिक है। बट दीज थ्री नॉट, बट दीज आर नॉट। इनमें जो बाकी 3 बचे हैं, चाहे आप यहां A4 रखो वो साइक्लिक नहीं हो, चाहे आप यहां D6 रखो वो साइक्लिक नहीं, चाहे आप ये रखो ये भी साइक्लिक नहीं है। इसलिए एक रीजन तो ये हो गया। अब आप बताओ, D6 इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू A4। 4 ऑर्डर का एलिमेंट किसके पास होगा? A4 के पास। A4 के पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, पक्की बात। हाँ। किसका? D6 में 6 ऑर्डर का एलिमेंट है, और A4 के पास 6 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, ठीक। सही बात, ये दोनों आइसोमॉर्फिक नहीं है। अब आप करो D6 को इसके साथ कर चुके हो, D6 को इनके साथ बोलो, ये अबेलियन है, ये अबेलियन नहीं है, सही बात। अच्छा अब आप उठाओ Z6 एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2, नहीं, हाँ ठीक है, इसको उठाओ। इनका इनके साथ नहीं हो सकता, ये साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक है। इनका इनके साथ, ये अबेलियन नहीं है, ये अबेलियन है। इनका इनके साथ सेम रीजन, इसलिए ये दोनों नहीं हो सकते। कौन बच रहा है? कोई बचा? सब हो गए। A4 वाला भी हो गया, A4 वाला भी हो गया। अब लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? ठीक है, मत लिखो, घर जा करके लिख लेना। कर तो लोगे ना? हाँ, यही बस चारों लिख लो बस। D6 A4 Z12 Z6 डायरेक्ट एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट Z2, यही इतना कर लो। मजा आ गई, बता तो दिए तुम लोग। अकल तो है ही है तुम लोगों के पास, बस कभी कभी बौरा जाते हैं, क्या कर सकता है इसमें। कौन? हम? हम आएगा ना।